लाहौर, सुबह खैर। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे, मोहब्बतें भी बांट रहे होंगे और मुस्कुरा भी रहे होंगे। अच्छा बोला करें जनाब और अच्छा सोचा भी करें, क्योंकि अच्छे अल्फाज और अच्छे ख्यालात ही खूबसूरतियाँ तख्लीक करते हैं। और जिस चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस चेहरे के साथ हम मरते हैं उसे तराशने के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। और हमारे अल्फाज जो होते हैं हमारे ख्यालात, ख्वाबों और दुआओं का आकाश होता है। इसलिए अपने चेहरे को अच्छे ख्यालात और अच्छे अल्फाज के साथ खूबसूरत बनाया करें। और ये आज की अच्छी बात थी जो सुबह सुबह मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और कुछ ना कुछ चीज़ जो अखज़ इसमें से होगी। आप तहकीक में ये सामने आया है कि कोरोना वायरस के शिकार अफराद अगर मोटापे के शिकार हों तो उनमें बीमारी की शिद्दत संगीन होने या मौत का खतरा ज़्यादा होता है, जबकि वैक्सीन की अफादियत में कमी का खदशा भी होता है। दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस और मोटापे की आलमी वबाओं ने एक साथ तबाही मचा रखी है और कोरोना वायरस के नतीजे में एक साल में 25 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए, जबकि इसी अरसे में मोटापा 40 लाख से ज्यादा अफराद की जानें ले चुका है। ये दोनों वबाएं इंसानी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मौजुल हसन है, माहिर अमराज मोटापा हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पहले ये बताइए, WHO के मुताबिक गुज़श्ता साल मोटापे से 40 लाख लोग बशमूल बच्चे भी हलाक हुए हैं। तो मोटापा भी एक बीमारी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर लोगों को इसका शऊर है, इस बीमारी का? डेफिनेटली आपको पता है, जैसे हम अरसे से सुन रहे हैं कि मोटापा तमाम बीमारियों की जड़ है, हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो बहुत सारी बीमारियां मोटापे की वजह से जन्म लेती हैं, क्योंकि जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो वो फैट अब तो एक नोन फैक्ट है। आगे आप कहते थे BMI, अब लोग कहते हैं इवन अगर आपका जो एब्डोमिनल फैट है, जो पेट पे जो चर्बी है, अगर फीमेल में किसी की वेस्ट 30 से ज़्यादा हो और मेल में अगर 36 से ज़्यादा हो तो वो एक मिसाइल्स हैं, वो एक बॉम्ब आपने रखे हुए हैं। जो फैट्स आपकी टांगों पे हैं, बाजू में, वो डेंजरस नहीं है, लेकिन ये हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से। वो आपके किडनीज पे, आपके लंग्स पे, आपके लिवर पे वहाँ जाके एक्ट करते हैं। हार्ट अटैक लोगों को होता है, लोगों को इनफर्टिलिटी होती है, लोग जिनको बहुत ज़्यादा है, आपको सांस तो बहुत ज़्यादा लोगों को चढ़ता है। उससे क्या होता है कि बाकी चीज़ें आपके सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। आजकल जैसे कोरोना है, कोरोना की वजह से आपको पता है कि सांस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जो लोग पहले ही जो बीज हैं उनका तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे ही कॉम्प्रोमाइज है, तो वो और प्रोन होते हैं कि जी उनको ये चीज़ें, इम्यून सिस्टम आगे ख़राब हुआ होता है, तो उन्हें नमूनिया और इनके एटिलेक्टिस जो होता है, नमूनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हम इसीलिए बार बार कहते हैं यार अपना वज़न कम करो, तो उससे मतलब ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आगे हम बात करेंगे कि वो कैसे करना है, क्या करना है। हाँ। तो लेकिन डेफिनेटली ये तमाम बीमारियों जो इसकी वजह है, आपने अपना सेहत और जो अपना लाइफस्टाइल है उसको ठीक करोगे तो बेहतर होगा। तो मुझे ये बताइए सर, और हमारे नाजरीन देखने वालों को भी बताइए कि हम मोटे होते क्यों हैं? क्या ये जेनेटिक फैक्टर है या हमारा लाइफस्टाइल इसमें बहुत ज़्यादा कसूरवार है? मोर देन 90% तो आपका लाइफस्टाइल है। ठीक है। तो उसमें अगर मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी आप लोग लेटे रहते हो, लोग देर से खाते हैं, लेट सोते हैं, सुबह उठते नहीं है, ना कोई वर्जिश है, ग्राउंड्स कम है, लोग कंप्यूटर्स और आगे उस पे हो गए हैं, बच्चे भी इस पे लग गए हैं, तो डेफिनेटली आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई। या वो एक्टिविटीज़ कम हुई हैं तो उससे क्या हुआ है, तो आप वैसे ही लेज़ी हो गए हो, तो आप जंक फूड ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा जंक लेते हैं, फिर फिज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा है वो लोग लेते हैं, उससे क्या होता है कैलोरीज इंटेक बढ़ती है, वो भी खाते हैं, घर आके भी खाते हैं, तो ऑब्वियसली कैलोरीज आप एहसास नहीं होता, वजन बढ़ता रहता है आहिस्ता आहिस्ता और उस हद तक पहुँच जाता है। अब मैं इतने बच्चे भी ट्रीट करता हूँ। अच्छा। पाकिस्तान में मतलब आई एम द ओनली वन। आजकल सर देखा जा रहा है कि बच्चों में भी बहुत ज्यादा मोटापा पाया जा रहा है। जी, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैंने हैवीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड ऑपरेट किया हुआ है। ऐसे ही हमने देखा, पता है 200 kg का बच्चा था, तो सिर्फ 10 साल उम्र थी। इस तरह के और बहुत सिंड्रोमिक बच्चे हैं जो वेट गेन की वजह से उन्हें ऐसी बीमारियां लाग हो जाती हैं, तो आपके दिमाग को भी इफेक्ट करती हैं, बचपन में ये मोरूसी भी हैं, तो उनमें मतलब ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। उससे आपके ब्रेन भी डल होता है, आप लोग फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं वो करते। तो बेसिक है यही कि जो आपका लाइफस्टाइल हुआ, फिर आपके पास कोई आता है तो आप इन्वेस्टिगेट लाजमी करते हैं। कुछ ऐसी डिजीजेस भी हैं जिनकी वजह से वेट गेन होता है, जैसे थायराइड वगैरह है। बहुत सारे लोग जिनका थायराइड कम काम करता है, हमारे पास जब भी पेशेंट कोई आता है
तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट के हम देखते हैं कि यार इसका थायराइड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले काम है कि आप उसको चेक करो, इवेलुएट करो वो रीज़न क्या है उसकी ओबेसिटी का। आइदर उसका घर का लाइफस्टाइल और उसका जो अपना लाइफस्टाइल है, स्कूल में वो जंक लेता है, क्या है, क्या रीज़न है, क्यों बढ़ रहा है। डिप्रेशन इंड्यूस्ड बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत सारी मतलब डिप्रेशन से भी मोटापा होता है, उससे बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और 12-1 बजे खा लिया, 2 बजे खा लिया, तो ऑब्वियसली कोई एक टाइमिंग नहीं होती फिर उनकी खाने की। तो ये सब चीज़ें बीच में ऐड ऑन होती हैं। फिर एक और सिंड्रोम होता है आपका, उसमें आपका कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। और उसमें कुशिंग सिंड्रोम होता है, इतना ज़्यादा फैट बंदे में आ जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह किसी को नहीं छोड़ सकते, यार ये बच्चा है ठीक है वो खाता भी है, लेकिन ऑलवेज इन्वेस्टिगेट, इसमें कोई और रीज़न तो ऐसे नहीं है। उनमें ऐसे लोग होते हैं कि जो जैसे थायराइड जिनको इशू है, वो लोग इतना नहीं खाते लेकिन वेट उनका बढ़ रहा है। कोई भी ऐसा बंदा कहता है यार मैं तो इतना खा नहीं रहा, हाँ, लेकिन वजन हमारा बढ़ी जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट थायराइड चेक करो कि वो क्या है। तो उसको थायराइड का मसला हो सकता है, ये कह सकते हैं। और अगर बच्चों की अमूमन बात की जाए, जिस तरह आजकल बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो क्या जंक फूड खाने की वजह से बढ़ रहा है या जेनेटिक मसला है उनको, या लाइफस्टाइल ऐसी होगी भी तो एक फैमिली ओबेसिटी होती है। आपके कुछ फैमिलीज होते हैं जो जब ऐसे लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, फैसलाबाद में, यहाँ बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है। ठीक है। मैं मतलब इन सब जगह को 500 से ज़्यादा ऑपरेट कर चुका हूँ। अच्छा। तो जो बाकी अंदरून भी, क्योंकि सर ये कह सकते हैं यहाँ पे देसी नाश्ते बहुत ज्यादा हैवी किए जाते हैं, बहुत ज्यादा, और खाबों के शौकीन ये सारे लोग हैं, ये कह सकते हैं। डेफिनेटली ये क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा होता है। आगे जाना है संडे को लाजमी उन्होंने करना है, बिल्कुल ऐसे ये संडे को हलवा पूरी, नान, चने और इस तरह के हैवी नाश्ते। अब जो सिचुएशन हमारी कोविड वाली, इससे तो खैर और ही, इसमें हम लोग घर में रह रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हो, आपने बाहर तो आप जा ही नहीं रहे, और दूसरा आप खा ही रहे हो। तो इस दौरान आप यकीन करें, मतलब इट्स एन ऑनर फॉर मी कि इन होल वर्ल्ड, आपको पता है अभी नहीं था, तो मैंने अब डन मोर देन 300 केसेस। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है इस कोविड के दौरान जो मैंने अभी किए हैं। ठीक है। ये लास्ट 7-8 मंथ्स के अंदर। तो ये मतलब इसका पेपर भी आ रहा है, तो ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किए हैं। तो आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो। और इसमें बाहर से भी लोग हैं। कौन से एज कैटेगरी के कौन से लोग थे सर? मोस्टली यंगस्टर्स हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी 30 to 40 काफी ज्यादा हैं। बाकी ओल्ड एज में भी हैं, फीमेल भी काफी हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं अब लोगों में आ तो रह गया यार, वो कहते हैं हमें अपने आप को पतला करें। माँ बाप भी कहते हैं, बच्चे बहुत सारे ऐसे परेशान हैं कि जी माँ बाप जिनके यंग बच्ची हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हो गया है, तो अब वो थोड़ा सा मैंने काफ़ी हम लोगों ने अवेयरनेस पैदा की है लोगों के अंदर कि यार आप लोग मतलब ओबेसिटी कैंपेन की है, लेकिन इसका खातिर खौफ फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन बाद में तो माँ बाप परेशान होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले जब छोटे बच्चे होते हैं और उनको ठूंस के पराठे भी खिलाए जाते हैं, देसी घी वाली चीज़ें भी खिलाई जाती हैं, तो इस माइंडसेट को चेंज करना कितना ज़रूरी है? क्योंकि वो लोग कहते हैं जी बच्चा मोटा होगा तो उसी को सेहतमंद समझा जाता है। सबसे पहले तो एक तो सब आप कोई भी चीज़ करते हो तो अपने घर से पहले स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो आप पहले अपने घर पे करो। उसमें मैं लोगों को सीधा सीधा बोलता हूँ, रोटी मीठा चावल बंद करो, बंद कर दें, छोड़ दें, अपनी लाइफ से निकाल दो अगर आप मोटे हो। अच्छा, ठीक है। ताकि जब तक आपका वेट नॉर्मल नहीं होता बाद में आप ले लेना, लेकिन एटलीस्ट फॉर टाइम बीइंग जब तक आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप दालें लो, सब्जियां लो, सलाद लो, फ्रूट लो, बारबेक्यू ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, तो बहुत सारी चीजें। ये नहीं कि जी आपकी सारी जिंदगी बहुत ज्यादा है, आप वो लो। और फिर स्कूल में मतलब काफी स्कूलों ने कर भी दी है, उन्होंने जंक चीजें बंद कर दी हैं अपने वहाँ कैफेटेरिया में, इस तरह चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बंद किए हैं। फिर उस लेवल पे भी मतलब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूलों की अपनी है कि अगर वो वाकई ख़त्म करना चाहते हैं। डेफिनेटली इतनी डिजीज़ इससे रिलेटेड हैं, आपको पता है कि 8-9 तो बिल्कुल आप जो मेजर डिजीज दुनिया का आप देखें चंक है, कोरोना से ज़्यादा ओबेसिटी से लोगों की डेथ हुई है, अब ज़्यादा हो रही है। तो अभी जैसे आपने कहा रोटी चावल और ये चीज़ें छोड़ दें, तो रोटी और चावल की अगर बात की जाए यहाँ पर बहुत खाया जाता है। अगर लोगों की अपने पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए, इस खित्ते की बात की जाए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोटी और चावल ही खाया जाता है। तो ये कितना बड़ा एक जुज है हमारे मोटापे के अंदर। वो लोग कहते हैं कि हम खाएं क्या, रोटी? सवाल ही पता नहीं होता। रोटी के अलावा तो हमारी भूख ही नहीं मरती। वो कहते हैं हम करेंगे क्या सारा दिन। यार बाकी हेल्दी चीज़ें आप वो ले लो, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, आप फ्रूट चाट ले सकते हो, आप ओट्स अच्छे हैं, ठीक है। वो जो अगर मैं क्या जौ वाली ले लो अगर आपने लेनी है, मतलब बहुत वो भी खा लो। तो आपने सब्स्टिट्यूट देखना है, तो फिर ही मतलब अवेयरनेस है होनी चाहिए उनमें
एजुकेशन आप उनको दोगे ऐसे तो फिर ये काम ठीक होता है, वरना तो इतनी चीज़ें आगे कोरोना से नहीं है तो मतलब ऑब्वियसली आप इसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हो तो उससे ज़्यादा वर्स होता है। इतने मतलब आप पेपर्स आए हैं अपने, जो हमने जब ये सोचा था कि कोरोना में आपको पता है कि तमाम टाइप्स की सर्जरीज बंद हो गई, तो उन्होंने अमेरिकन एसोसिएशन मेटाबॉलिक सर्जन है, ASMBS है, उन्होंने आके फिर एक पेपर निकाला। उन्होंने कहा ऐसे लोग जो मोटे हैं ये उससे भी बड़ी डिजीज़ है। उन्होंने कहा जी इनकी अगर आप सर्जरी करते हो तो उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दोज जो मोटे हैं, उनको वो ज़्यादा अफेक्ट करेगा। फिर एक और स्टडी की, उन्होंने कहा कि चलो जिनको सर्जरी हो गई है उनमें कोरोना हुआ है और ऐसे लोग जिनकी नहीं सर्जरी उनमें कोरोना, उनमें क्या फ़र्क है। तो उन्होंने देखा कि वो लोग ज़्यादा जल्दी रिकवर कर रहे हैं दोज हैड देयर सर्जरी। तो मतलब इतना ये होता है कि ऐसे लोग जो आगे मतलब मुख्तलिफ ट्रीटमेंट हम बात करें, क्योंकि ऑलरेडी उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर कह लें, और अगर मोटापे के शिकार लोगों की बात की जाए तो क्या उनको कोरोना होना ज़्यादा उन पे है, रेशो उन पे ज़्यादा है। क्योंकि आप कहते हैं, वो कहते हैं ना हम तो मोटे हैं, हाँ, हम तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, असल में वो सेहतमंद नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है, उनको डिजीज़ ज़्यादा जल्दी पकड़ती है। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूँ, लंग्स, मोटे बंदे के लंग्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और ये डिजीज़ तो फैटी लंग्स को करती है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके लंग्स को करती है, आपकी आर्टरीज को करती है। वो आर्टरी आ गई, जो मोटे इतने हैं उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह वैसे ही इतना ज़्यादा होता है, तो वो आ गई एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो वो आप कहते हैं ना क्लॉट आ गए, ये आ गया, तो ऑब्वियसली दे आर प्रोन के जी उनको ज़्यादा चीज़ें ये जल्दी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बंदा है जो जिसका वेट कम है, BMI कम है, तो ये चीज़ें बड़ा उनमें फ़र्क पड़ता है इससे। तो मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि अमूमन हम किस उम्र की स्टेज में मोटा होना शुरू होते हैं, और हमें ऐसी अपनी लाइफ में क्या रूटीन अपना लेनी चाहिए कि हम एक लंबे अरसे तक फिट भी रहें? सबसे पहले तो ये सब डिपेंड करता है आपके घर की इन्वायरमेंट, ठीक है, आपके घर का लाइफस्टाइल वो कैसा है। अब माँ बाप का लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो बच्चों में भी जाता है लाइफस्टाइल, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अगर माँ बाप भी रात देर चलेंगे, अक्सर इस तरह ही होता है कि हम लोग भी वीकेंड पे आप जाते हो बाहर जाके खाते हो, लेकिन ये है कि ठीक है आप एक दिन रखो, 2 दिन रखो, ये नहीं कि आप रोज़ ही जाके इस तरह के काम करो। बिल्कुल ऐसे तो ये लाइफस्टाइल आप अपना बेहतर करो। तो उसमें होता है कि नॉर्मली मैं लोगों को कहता हूँ कि आप, और कुछ लोग, एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का कि वो कहते हैं कि जी यार इस बंदे का वेट तो बहुत बढ़ता ही नहीं है, हाँ, ये तो इतना खाता बहुत है, exactly, लेकिन इसका तो बढ़ता ही नहीं है। हाँ, हमारे पास तो खाना करीब से गुजर जाए तो हमारा वजन बढ़ जाता है, हमें खुशबू भी आ जाए और हमारा वेट बढ़ जाता है। मतलब बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है। तो हम लोग कहते हैं कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो कि उसका थायराइड ठीक है कि नहीं, ठीक है, फिर आप देखते हो कि यार इसका मेटाबॉलिज्म कैसे तेज करना है। उसका मेटाबॉलिज्म तो बहुत तेज है कि मतलब जो खाता है उसको हजम हो जाता है, तो आप मतलब जल्दी कर लेते हो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, एक ही फैमिली में डिफरेंट ये सिनेरियो हो सकता है। अच्छा। मैं सपोज अपनी फैमिली का बताता हूँ, हाँ, मेरा बेटा है वो इतना कुछ खाता है, इतना खाता है, हम कहते हैं कि, और वेट उसका बढ़ता नहीं है 68 में। हाँ। बेटी जो है वो थोड़ा सा ही आ जाए तो वेट उसका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं है कि इसलिए आप जेनेटिक्स का रोल है, लेकिन लोग जी नहीं मेरी तो फैमिली में ही ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को कहता हूँ आपने मेटाबॉलिज्म कैसे तेज करना है कि आप सुबह उठो, कर सकते हैं, हाँ, आप जो एक हार्मोन कॉर्टिसोल है वो तब एक्टिव होता है जब आपके मुंह में फर्स्ट चीज जाएगी, ठीक है। अगर वो एक्टिव होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है काम करना। सपोज आप उठते ही 12 बजे हो तो वो तो कॉर्टिसोल काम ही 12 बजे करेगा, तो ऑब्वियसली वो सारा आपका स्लो होगा सारा दिन। इसलिए अगर सुबह उठ के हम कहते हैं प्री ब्रेकफास्ट, जैसे बड़ा कॉमन आजकल होता है जी प्री ब्रेकफास्ट कर लो, तो आप सुबह उठ के कोई ग्रीन टी ले लो, कोई नींबू डाल के कुछ चीज ले लो, कोई सेब ले लो, मतलब गर्म पानी भी पी सकते हैं हम। हाँ, कोई एक चीज आपने उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो अपना फिर नॉर्मल ब्रेकफास्ट बिफोर 9 आप ले लो, ठीक है। वो आप जो लाइट सा ब्रेकफास्ट लो, फिर आप 4-5 मील में आजकल डिवाइड कर देते हो। दोपहर कोई आप फ्रूट्स वगैरह ले लेते हो, 12 बजे, फिर 2 बजे कोई स्नैक्स ले लो। तो आइडली दिन छोटे हो तो 2 मील अच्छे होते हैं बड़े वाले, तो बाकी बीच में आप स्नैक्स लो। लेकिन हमारी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करती है खाने की। तो डेफिनेटली हम ये कहते हैं कि बिफोर आप वैसे भी हमेशा ये हदीस भी है, मतलब इतने कुरान पाक में भी है, अपनी भूख से कम रख के आप खाओ, ठीक है। अगर आपने सोने से 3 घंटे पहले आपने खाना है, यानी सपोज आप 12 बजे सोते हो तो 9 बजे तक खा लो, आप 11 बजे सोते हो तो 8 बजे तक खा लो, तो मतलब बिफोर 3 आवर्स आपने
उसको टाइम देना है, क्योंकि सारे जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड और मेटाबॉलिज्म होता है, उसकी डाइजेशन वो सारी उस दौरान चलती है, जो 4-5 घंटे आपने देने हैं। अगर आप खाली ये कर लो, और पानी जो है, पानी हम कहते हैं या तो आधा घंटा पहले पियो या 1.5 घंटा बाद पियो, तो सिंपल चीज़ें हैं ये। अगर आप इन्हें करते हो तो आप ठीक रहते हो। एटलीस्ट मैं लोगे तो यार अपने आप को 1 घंटा तो दे दो। हाँ। पूरे डे के घंटे में से 24 में तो उसमें। सर बताइए, अब जो लोग मोटे हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए क्या टिप्स हैं? वो किस तरह अपना मोटापा कम करें? वो एक्सरसाइजेस करें या सिर्फ उनका यही इलाज है कि वो आगे सर्जरी करें? देखिए जी, दुनिया में जो अब देखा गया है, जो लोग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर आके उतना ही खा लेते हैं, दे गेन सेम अमाउंट ऑफ वेट बैक विद इन कपल ऑफ मंथ्स और डेज। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट कंट्रोल। ठीक है। आप इवन एक्सरसाइज नहीं भी करते, अगर आप अपनी डाइट सही रखते हो तो आपका वेट कम होएगा। अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग जिनको वेट जिनका बहुत बढ़ गया, सपोज 120, 150, 170, मेरे पास तो बहुत हैवी आते हैं, 200, 250, 300, इतने वेट आ गए, तो उनके लिए कम करना मुश्किल होता है। वो करते हैं फिर थक जाते हैं, और आता जितना आपने अगर 40 किलो भी कम किया ना 6 महीने में, तो 1 महीने में ही अगर आप फिर शुरू करोगे वो कितनी जल्दी वापस आते हैं। तो उनके लिए ये सर्जरीज फिर बनी है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप बैरेटिक सर्जरी करते हो, जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, उसमें आप स्टमक का साइज कम कर देते हो। ठीक है। अब तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सर्जरी। ठीक है। इतना नाम आ गया है कि इवन ऐसे लोग जिनका BMI 27.5 है से ज़्यादा है, लेकिन शुगर दवाइयों से उनकी कंट्रोल नहीं हो रही, वज़न खाली 70-75 किलो है लेकिन दवाई कंट्रोल नहीं कर रही, और BMI, तो आप उनकी मेटाबॉलिक सर्जरी करते हो। ठीक है। उसमें सासी एक ऑपरेशन आया है, सिंगल एनास्मोसिस स्लीव वाइलर बायपास। अब यकीन करें दुनिया में ये मतलब बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन है, और ऑलमोस्ट कोई 9-10-12 लोग ही दुनिया में करते हैं, तो आई एम वन ऑफ देम। अच्छा। जो सासी है, तो हमने 200 से ज़्यादा मैंने वो कर लिए हुए हैं, तो वर्ल्ड में भी कोई 200 से ज़्यादा किसी ने नहीं की। तो अगर देखा जाए सर, अगर जितना हम खाते हैं अगर उतनी ही हम कैलोरीज बर्न कर लें, तो क्या फिर भी हम फिट रह सकते हैं? डेफिनेटली। आप उसको बर्न करते हो तो फिर तो नहीं आ बढ़ते ना, अनलेस कि आपको कोई और कॉज हो, आपको कोई और मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अगर बर्ड है तो ऑलवेज आप डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करें, ताकि वो आपका जो हार्मोनल प्रोफाइल है वो देखे। फीमेल्स में PCOS होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स हैं, उससे वो लोग कुछ कंट्रोल भी करते हैं। तो आपको पता है कि पीरियड्स की प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड्स हैं, तो उनको आपको उसका इलाज कराना चाहिए। उसका एक ही इलाज है, वजन कम करो। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर मौजुल हसन हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे मोटापे से अमवात का जो ये सिलसिला है ये शुरू हो चुका है। और अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो कोरोना की वजह से तो लोग की अमवात हुई ही हुई है, लेकिन मोटापे की वजह से 40 लाख लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो हम लोगों को अपनी डाइट का, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की, इस अमल को करने की। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आज जो डॉक्टर मौजुल हसन ने हमारे साथ पूरा एक पैटर्न शेयर किया है और कुछ टिप्स भी हमारे साथ शेयर की हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे और इन टिप्स पर अमल भी करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नाजरीन, अब हमने सोचा कि कुछ बात कर ली जाए सोशल मीडिया के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और जैसे जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके मनफी असरात में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल से सार्फिन की सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी साइबर क्राइम में इजाफा देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान में ऑनलाइन हरासानी के केसेस का रुझान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। डिजिटल प्राइवेसी और डिजिटल हुकूक पर काम करने वाले इदारे डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने अपनी साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर 2020 में मौसूल होने वाली शिकायत की सालाना रिपोर्ट जारी की और जिसके मुताबिक इदारे को कुल 3,298 शिकायत मौसूल हुई हैं और साइबर क्राइम का निशाना बनने की 66% शिकायत खवातीन की जानिब से और 33% मर्दों की तरफ से थी और जिनमें तस्वीर और वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेलिंग की केसेस शामिल हैं। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, उनको रिपोर्ट कैसे किया जाता है
और साबिर कवानीन मौजूद होने के बावजूद इस जराइम में मुलव्विस अफराद को सजाएं देने का अमल इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन है निगत दाद हैं। निगत, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। निगत, मैं अभी आपकी रिपोर्ट पढ़ी थी और उसके मुताबिक आपने बताया कि कोरोना के दिनों में ख़ास तौर पर साइबर क्राइम के जो वाक़यात हैं, ब्लैकमेलिंग के वाक़यात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है कि ये किस तरह का ख़तरनाक ट्रेंड चल पड़ा है कि एक तरफ कोरोना है जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे जानलेवा एक बीमारी है, और दूसरी तरफ हम लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल जी, इसकी कोरोना के दिनों में चूंकि लॉकडाउन था उसमें हमने एक बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई तादाद देखी। हमारी हेल्पलाइन पे जो कॉल्स आना शुरू हुई और उसकी शायद एक बड़ी वजह ये थी कि बहुत से लोग जो थे वो अपने घरों में मुहीत होके रह गए थे और बहुत से परपिट्रेटर्स को ये मौका मिल गया था कि वो इस वक्त हरासानी के जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनको वो कर सकते हैं या वो हरासा कर सकते हैं औरतों को। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि बहुत सी ख़वातीन अपने ही घर में अपने ही परपिट्रेटर के साथ जो हरासा भी कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि ऑल्सो तशद्दुद का भी निशाना बना रहे हैं, तो वो भी हेल्पलाइन को रीच आउट करना शुरू हो गए। ये हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है कि इवन जब घरेलू तशद्दुद भी होता है, जब बाकी भी कोई ऑनलाइन भी हरासमेंट होती है, तो फिर भी कोई छोटी सी स्पेस औरतों को मिल जाती है जिसमें वो अपने परपिट्रेटर से दूर होती है। लेकिन लॉकडाउन में बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जिसमें वो परपिट्रेटर्स के साथ ही जिंदगी गुजार रही थी, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत से ऑनलाइन हरासानी के वाकयात ऐसे थे जिसमें कोई ब्लैकमेलर 3-4 साल पहले ब्लैकमेलिंग कर रहा था किसी की तस्वीर के ऊपर या वीडियोस पे, वो उसको भी मौका मिल गया दोबारा से वो सिलसिला जारी करने का लॉकडाउन के दिनों में। तो बहुत सी ख़वातीन ने हमें रीच आउट किया कि मेरे तो इस तरह के मामला 4 साल पहले थे या 3 साल पहले थे, अब दोबारा से वही शख्स हमें ब्लैकमेल कर रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रही, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ वजूहात थी लॉकडाउन के दौरान जो एकदम से इंक्रीज हो गया नंबर कंप्लेंट्स का। और कुछ निगत ऐसे भी वाकयात होते हैं जिनको रिपोर्ट नहीं भी किया जाता क्योंकि लोग डर भी जाते हैं। बिल्कुल, बहुत से जो वाकयात हैं ब्लैकमेलिंग के, एक तो ये कि मैं ये बता दूं कि ब्लैकमेलिंग का मतलब क्या है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ना सिर्फ हमारी हेल्पलाइन से ये शरह निकलती है कि ब्लैकमेलिंग जो तस्वीर और वीडियोस के ऊपर होती है, बल्कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो साइबर क्राइम विंग है वो भी ये कहता है कि उनके पास ज्यादा तादाद जो है इन्हीं शिकायत की आती है। ये ब्लैकमेलिंग इस तरह होती है कि बहुत से जब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा जरूरी नहीं है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हो तो तब वो एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें। बहुत से ऐसे वाकयात में डेटा चोरी भी औरतों का कर लिया जाता है, उनकी प्रोफाइल्स को हैक या कॉम्प्रोमाइज करके भी डेटा को एक्सेस किया जाता है। तो और या फिर आपने, जैसे मैंने आपको अपनी तस्वीर भेजी, आपने मेरी वो तस्वीर किसी तीसरे बंदे को फॉरवर्ड कर दी, तो फिर वो भी ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो उन तस्वीर के ऊपर, और जरूरी नहीं कि वो कोई ऐसी तस्वीर हो जो कि इंटीमेट हो या वीडियोस ऐसी हो, आम तस्वीर पे भी औरतों को ब्लैकमेल किया जाता है कि चूंकि मेरे पास तुम्हारी ये तस्वीर आई है तो मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा या तुम्हारे भाई को या खामिन को या बाप को बता दूंगा कि मेरे पास तुम्हारा ये डेटा मौजूद है, और उसके बदले में मुख्तलिफ मुतालबात किए जाते हैं जो कि बहुत खतरनाक भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और हमने देखे भी ऐसे केसेस के किस किस तरह के मुतालबात किए जाते हैं, और बहुत से लड़कियों के घर भी खराब हुए हैं इसकी वजह से, जिंदगियां खराब हो चुकी हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हम लोग ये चाहते हैं कि आप चाहे कितनी हेल्पलाइंस पाकिस्तान में बना लें, जब तक खवातीन या यंग लड़कियां जो हैं उनको ये तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं होगा कि वो अपने घर वालों के साथ जो या इमीडिएट सपोर्ट सिस्टम है उनसे वो बात कर सकती हैं इस तरह के वाक़यात के ऊपर, तब तक ये चाहे कोई भी कितना बड़ा भी इदारा कोई ना बन जाए, वो वहां पे इस तरह के मामलात को आप नहीं डील कर सकते। एक बच्ची अगर घर की सपोर्ट के बगैर आपकी हेल्पलाइन पे रीच आउट करती है और वो कहती है मुझे एक कंप्लेन दर्ज करानी है, लेकिन वो उस घर से निकल नहीं सकती। निगत, ये बताइए, अभी आपने उसकी भी बात की है, हैकिंग की भी बात की है कि बहुत सारे उनके प्रोफाइल्स हैक कर लिए जाते हैं,
तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है सोशल मीडिया पर कि उनके अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं। तो क्या ये पाकिस्तान के साइबर क्राइम्स जो कवानीन है उसमें जुर्म इसका है कि हवाले से जुर्म है ये जो कवानीन? पाकिस्तान में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, 2016 में पास हुआ था और उसमें ये जुर्म तस्वुर किया जाता है। उसमें बाकायदा शिक है कि अगर कोई किसी की मर्जी के बगैर उसके सिस्टम को, उसकी प्रोफाइल को, उसके नेटवर्क को, उसकी डिवाइस को एक्सेस करेगा, अनऑथराइज एक्सेस इसको कहते हैं, तो वो एक जुर्म है और इसकी सजा भी है और इसका जुर्माना भी है। तो ये बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये मुख्तलिफ जो वो कदम उठाते हैं जो कि साइबर क्राइम के जुमरे में आते हैं, ये बाकायदा जराइम है और इसका कानून मौजूद है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों को नहीं पता। एक तो ये कि आपका जो इदारा है लॉ इन्फोर्समेंट, जो कि जिसकी ये जिम्मेदारी है इन जराइम को देखना, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का साइबर क्राइम विंग, वो कितना मौसर है और वो कितनी तेजी के साथ इन कंप्लेंट्स को डील करता है और उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या फोरेंसिक्स हैं, क्या प्रोसीजर हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आगाही की कमी है। आप लोग अपने प्रोग्राम्स में इस पे बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे, तो ये लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब आप किसी को जानबूझ के तंग करते हैं ऑनलाइन, जब किसी के नफरत अंगेज मवाद फैलाते हैं, जब आप किसी की प्रोफाइल को हैक करते हैं, और चाहे ये मियाँ बीवी क्यों ना हो, चाहे ये बहन भाई क्यों ना हो, ये एक जुर्म है। और अगर कोई आपके खिलाफ कंप्लेन करना चाहे तो वो इस कानून के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर, साइबर क्राइम विंग में आपके खिलाफ जाके कंप्लेन कर सकता है और इसकी सजा है। और निगत हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं और जिनको नहीं पता लॉज के हवाले से कि उसमें क्या क्या है, हम वो उन तक पहुंचाएं। तो मुझे ये बताइए कि क्या FIA के पास जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो मुजरिमान को पकड़ सके और उनको सजाएं दे सके? मेरी अभी तक तजर्बे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उनके पास बहुत जदीद किस्म की फोरेंसिक्स की सहूलत मौजूद हो या जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हो या ज्यादा तादाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों या प्रोसिक्यूटर्स हों। और यही बात हमेशा जो शिकायत कुनंदान इनके पास जाते हैं, खवातीन भी और जो भी, उनको यही मसला रहता है कि हमारे केस उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा या हम इतने सालों से भी हमारे केसेस अटके हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको किस तरीके से रिसोर्सफुल बनाया जाए, बट उसके साथ साथ उनकी तरबियत भी कैसे की जाए कि जिसमें जो शिकायत उनके पास लेके जाए वही बेचारा अजियत का शिकार ना हो जाए, बल्कि ये कि परपिट्रेटर को सजा मिले। तो मुझे ये निगत बताइए कि अगर हम अपनी बात की जाए, ख़वातीन की ख़ास तौर पर लड़कियों की बात की जाए, तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी गलतियां करते हैं ऐसी कि जिसकी वजह से हम इन सारे मसाइल का और इन सारे जराइम का शिकार हो जाते हैं? मैं वैसे इसको गलती नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि हम लोग डिजिटल का जो दौर है या सोशल मीडिया जो है, ये पाकिस्तान में पहले आ गया और इस पे बहुत से लोगों को रसाई हासिल होना शुरू हो गई, लेकिन हुकूमत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई कि वो लोगों को आगाह कर सके कि जब आप टेक्नोलॉजी के दौर में अब दाखिल हो रहे हैं तो आपने खुद को कैसे महफूज रखना है। तो ये खवातीन के लिए सबसे ज्यादा गैर महफूज जगह इस वजह से बनती जा रही है क्योंकि जो एक ऑफलाइन दुनिया में उनके हवाले से जो रवैये पाए जाते हैं, वही अब हम देख रहे हैं कि इंटरनेट पे उनके हवाले से रवैये हैं कि वो कोई बात करती हैं तो उनको नफरत अंगेज मवाद का सामना करना पड़ता है, उनकी तस्वीर फैला दी जाती हैं। तो ये वही रवैये हैं जो हम आम दुनिया में देखते हैं। तो एक तो ये कि ये रियासत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इन रवैयों की हौसला शिकनी करे और मौसर इक़दामात के साथ करे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ यूजर? एक तो ये कि आप अपनी जो प्रोफाइल्स हैं सोशल मीडिया पे, सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, ये परपिट्रेटर्स और जो आम लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी, कि जब आप ऑनलाइन मौजूद हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सा जो कदम है वो जुर्म तस्वुर होगा। तो अपने आप को आगाह रखें, कानून है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको लोग पढ़ नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जब आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे हैं तो जब आपको ये पता है कि तस्वीर कैसे अपलोड करनी है और लोगों तक कैसे पहुंचानी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी सेटिंग्स क्या हैं। बिल्कुल सबसे बेसिक और बुनियादी बात यह है
कि एक होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आप जब अपने पास देखें, हर चीज का पासवर्ड है, पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हर प्रोफाइल का डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। अपने पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, चाहे वो आपका भाई है और चाहे मंगेतर है और चाहे खाविंद है और चाहे और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो है जो कि आप अगर इनेबल कर दें अपने सिक्योरिटी सेटिंग में जाके, तो उससे ये होगा कि लोग, कोई भी तीसरा बंदा अगर आपकी प्रोफाइल को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा या उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बहुत अहम बात ये है कि जब कोड आपके पास आए तो वो आपका कोड है, ठीक है। अब एक नया सिलसिला ये भी चल पड़ा है कि व्हाट्सएप जो है वो सोशल हैकिंग होना शुरू हो गया। बहुत से लोगों के हमने देखा व्हाट्सएप हैक होना शुरू हो गया। अब वो कोई हैकर्स पाकिस्तान में कोई टेक्निकल इतने ज्यादा नहीं आ गया कि हैकिंग होना शुरू हो गया। वो एक सोशल हैकिंग है कि कोई भी आपके व्हाट्सएप को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करता है आपके नंबर के साथ और उसका कोड आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो फिर आपको एक दोस्त से या कोई बहुत ही करीबी जानने वाले से मैसेज आएगा कि यार प्लीज एक कोड आया तुम्हारे पास, मुझे भेज दो, और बड़ा ही कोई जरूरतमंदाना सा वो मैसेज होगा, और चूंकि वो जानने वाले से आएगा जिसका व्हाट्सएप ऑलरेडी है तो आप फौरन उसको वो कोड भेज देंगे। तो प्लीज प्लीज ये कि अपना कोड चाहे कहीं से भी आए, किसी को नहीं आपने भेजना, चाहे वो आपका भाई या बाप या बहन या माँ भी दरखास्त कर रही हो तो पहले उसको कॉल करके पूछे कि यार तुम्हारा व्हाट्सएप ठीक है, हैक तो नहीं है, एक्सेस है तुम्हारा। तो ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप पे भी जाके प्लीज सेटिंग्स में अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लें, और उससे ये होगा कि आपका व्हाट्सएप कोई तीसरी पार्टी हैक नहीं कर पाएगी। तो ये चंद एक ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो कि लोगों को मद्देनजर रखनी चाहिए, मद्देनजर भी रखनी चाहिए, और अवेयरनेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। निकित, मुझे ये बताइए, आपको ख्याल कैसे आया कि आपने डिजिटल राइट्स फाउंडेशन से मुंसलिक होना है, और इस तंजीम के हवाले से बताइए कि ये किस तरह मदद कर रही है लोगों की? मुझे तो ख्याल इस वजह से आया कि उस वक्त मुझे भी बचपन में कोई मोबाइल इस्तेमाल करने की इतनी ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। यंग एज में जब मैं इवन वकालत की तालिब इल्म थी, और यही मुझे एक फ़र्क लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों है कि आदमी तो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल आराम से कर लेते हैं, लेकिन औरतों को करते हुए हमेशा एक रुकावट आती है और मना किया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने आईनी हकूक जब देख, तो आइन तो सबको बराबर के हकूक देता है, तो वही हकूक जब हम बाकी हकूक की बात करते हैं आम दुनिया में, तो वही हकूक हमारे ऑनलाइन दुनिया में भी लागू होते हैं। तो यही मेरा मकसद यही था इस तंजीम को शुरू करने का कि हम लोगों को ये बता सकें कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक, आपकी मालूमात की रसाई का हक, आपकी ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट करने का हक जो है, ये तमाम वो हकूक हैं जो आइन ने दिए हैं, और ये ऑनलाइन भी अप्लाई होते हैं। और किस तरीके से हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो अकलियतें हैं, जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं और जो बच्चे हैं, उनके लिए ऑनलाइन दुनिया एक महफूज दुनिया बन सके, और वो इस तरह की दुनिया ना हो जो कि आम तौर पे हम देखते हैं जहाँ पे वो हर वक्त तशद्दुद या हरासानी का निशाना बनते हैं। तो ये एक मकसद था इस ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन हमारी हेल्पलाइन है जो कि एक टोल फ्री साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 0800 39393, और ये कोई भी पीर से जुम्मा सुबह 9 से 5 बजे के दरमियान कोई भी हमें कॉल करके पूछ सकता है अगर उसका कोई अकाउंट हैक हो गया, या अगर उसको कोई नफरत अंगेज मवाद का सामना है, या ब्लैक मेलिंग का सामना है, या इवन अगर ये तमाम मसाइल हैं और उनको लगता है मेरी जहनी हालत बहुत खराब होती जा रही है। निकित, अगर देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक मंथ की बात की जाए तो उसमें कितनी आपको कॉल्स आ जाती हैं, और अमूमन क्या क्या शिकायत होती हैं लोगों की? ये 2019 में तो ये तनासुब कोई 100-150 के करीब कॉल्स का था, लेकिन 2020 में ये ज्यादा हो गई। इवन जुलाई के महीने में हमें 670 के करीब कॉल्स आई थी। तो ये हाँ जी, तो ये बेसिकली बढ़ता रहता है और कम होता रहता है, लेकिन ज्यादातर जो तनासुब है वो शरा 200-250 इस तरह की कॉल्स की, और ज्यादा कॉल्स ब्लैक मेलिंग की ही आती हैं, जिसमें खवातीन जो हैं वो ब्लैक मेल हो रही होती हैं उनकी तस्वीर और वीडियोस के हवाले से। लेकिन बहुत सी खवातीन जो हैं वो खुदकशी की तरफ भी उनका रुझान होता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, कोई हमारी दादरसी नहीं करेगा। मुझे निकित ये बताइएगा, हमारे पेरेंट्स का कितना किरदार होता है इन सारे सिनेरियो में कि वो अपने बच्चे को सोशल मीडिया जराइम से बचा सके?
देखिए, दो तरह की हैं जो कि वालिदैन को समझनी चाहिए। एक कि आप घर में वो माहौल पैदा करें कि जिसमें अगर आपका बच्चा किसी किस्म की इस तरह के जराइम का शिकार, कोई उसको तंग कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो आपके पास आके बात कर सके। इस तरह के माहौल नहीं है हमारे घरों में, और उसी वजह से जब वो अपने वालिदैन से या किसी करीबी दोस्त साथी से बात नहीं कर पाते बच्चे या बच्चियां, तो वो फिर उनका रुझान ज्यादातर एक डिप्रेशन की तरफ या खुदकशी की तरफ चला जाता है, और वो उस ब्लैकमेलिंग के साइकिल में फंसते चले जाते हैं। वो ब्लैकमेलर की डिमांड्स पूरी करते करते वो बहुत फंस जाते हैं। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ ऐसा रवैया रखें जिसमें वो उनके पास रीच आउट कर सके, लेकिन साथ साथ उनको ये भी समझने की जरूरत है ये डिजिटल दौर है, और इस डिजिटल दौर में बच्चे, हम सब लोग एक डिवाइस से दूर नहीं रह सकते, और इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो हम कैसे इसको जिंदगी का हिस्सा बनाए कि बच्चे भी और बाकी भी घर के अफराद उसका मुतनासिब जो इस्तेमाल है वो कर सकें। और दूसरा ये कि बच्चों को आगाह करते रहें कि किस तरीके से उन्होंने किसी गैर शख्स से बात नहीं करनी, दोस्ती नहीं करनी। बहुत से कम उम्र बच्चे, 13 साल से कम उम्र बच्चे अपनी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स बना लेते हैं। तो माँ बाप को ये जरूरी है ये देखें कि 13 साल से कम उम्र बच्चा जो है वो इवन सोशल मीडिया कंपनीज भी अलाउ नहीं करती। तो क्या बच्चों ने प्रोफाइल्स उनसे छुपके बनाई हुई हैं, और जब अगर छुपके बनाई हुई हैं तो तब बहुत ज्यादा इस तरह के जराइम जो है बच्चों के साथ होते हैं। बहुत दफा बच्चे घरों के एड्रेसेस बता देते हैं, और जिससे बहुत चोरी वगैरह और इस तरह के वाकयात होते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार हो जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। तो ये इस तरह की बातें जो वालिदैन को बहुत खुल के और बड़े दोस्ताना माहौल में बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो निगत, मुझे बताइए, बच्चों की ये बात किया आपने कि क्या बच्चों को स्कूल्स में ये पढ़ाया जा रहा है सोशल मीडिया का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, महफूज इस्तेमाल किया जाए? अगर नहीं किया जाए तो क्या हमें सिलेबस में नहीं इसको ऐड ऑन कर लेना चाहिए? मैंने मैं और मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम बहुत अरसे से, सालों से ये पुश कर रहे हैं कि अब ये हमारे निसाब का हिस्सा होना चाहिए। ये जो डिजिटल लिटरेसी है वो बाकी पूरी दुनिया में डिजिटल लिटरेसी स्कूलों से पढ़ाई जा रही है। देखें, अभी जो जराइम होते हैं साइबर क्राइम के, वो ऐसा नहीं है कि कोई अनपढ़ जाहिल लोग सारे करते हैं। वो लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको पता है कि हम किस तरीके से इससे बच के निकल सकते हैं, और वो दे नो हाउ टू गेट अवे विद दिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये, लेकिन स्कूल की सतह पे जब आप ये पढ़ाना सिखाएंगे और बच्चों को ये बताना सिखाएंगे कि एक अच्छा डिजिटल शहरी कैसे बना जाता है, जैसे हम सिविक स्टडीज में पढ़ते थे कि एक अच्छा शहरी कैसे बना जाता है, इसी तरीके से एक अच्छा डिजिटल शहरी कैसे बना जाता है, ये पढ़ाने की जरूरत है। ये हमारे निसाबों में शामिल नहीं है। बहुत से जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इस पे बात होती है, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में बिल्कुल नहीं होती। और हम सब ने पेंडेमिक में देख लिया है कि इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, और अब ये आगे रहेंगी। तो ये हुकूमत और ना सिर्फ फेडरल, ये जरूरत तो है निगत, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह करना है ये हम पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया निगत, आप हमारे साथ मौजूद थी। निगत दाद हमारे साथ मौजूद थी, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी, और हम बात कर रहे थे डिजिटल फाउंडेशन और राइट्स के हवाले से कि किस तरह के जो साइबर क्राइम्स के वाकयात रूनमा हो रहे हैं उनको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, उनसे किस तरह निकल सकते हैं। और निगत ने भी हमें कुछ टिप्स बताई हैं, आप वो करिए और अपनी जिंदगी आसान की। तो जनाब, और भी बहुत सारी बातें करनी है, और भी मेहमान हैं हमारे साथ जिनसे आपको मिलवाना है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। और कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान में कामयाबी हासिल करना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? क्यों हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? हमें जबरदस्ती उनसे काम क्यों करवाना पड़ता है? पाकिस्तानी स्टूडेंट से जब वजूहात जानने की कोशिश की जाती है तो अक्सर और बेशतर तलबा की कहानी एक जैसी ही होती है कि वो जो पढ़ना चाहते थे वालिदैन या मौशरती दबाव की वजह से नहीं पढ़ पाए, वो अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाते, उन्हें वो सब्जेक्ट्स
पढ़ते हुए जिनमें उनका इंटरेस्ट नहीं रहता और जिसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वैसे भी पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इतना आम नहीं है और बच्चों को गाइडलाइंस फराहम नहीं की जाती कि वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपनी फील्ड का इंतखाब कर सकें, या उनको कह लें कि हक भी नहीं होता। और ऐसा ही कुछ जुनैरा साकिब के साथ हुआ। वो जो करना चाहती थी नहीं कर पाई। वो तो अपनी पसंदीदा फील्ड का इंतखाब नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने हजारों नौजवानों को इस कहानी का हिस्सा बनने से बचा लिया। उन्होंने एक ऑनलाइन फोरम myfuture.pk बना रखा है, जिस पर एक ऑनलाइन टेस्ट की मदद से आप शायद बेहतर करियर का इंतखाब कर सकते हैं। जुनैरा साकिब से ही जान लेते हैं कि ये ऑनलाइन फोरम किस तरह का काम करता है और कैसा टेस्ट लिया जाता है और करियर काउंसलिंग कैसे की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा साकिब हैं, चेयरपर्सन है myfuture.pk की। जुनैरा, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जुनैरा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये आइडिया कैसे आया कि वेबसाइट के जरिए हम लोग स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दी जा सके और ये किस तरह काम करता है? मुझे देखिए, ये डेवलप कंट्रीज में तो काफ़ी ये कॉमन चीज़ ये है कि बच्चे जब अपना कैरियर सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत अर्ली एज से उनका एक एप्टीट्यूड टेस्टिंग शुरू हो जाती है। और एप्टीट्यूड टेस्टिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि बच्चा अपने आप को और वालिदैन अपने बच्चे को बेहतर तरीके से समझें। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिस्ट नहीं करता और ज़्यादातर वालिदैन भी बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, क्योंकि एक तो उन्हें दूसरे कैरियर्स की अवेयरनेस नहीं है और दूसरा उनको ये नहीं पता कि दूसरा कैरियर अगर वो सिलेक्ट करें तो वो कैसे करें, दूसरी ऑप्शन क्या है। तो पिछले साल जनवरी में हमने ये वेबसाइट शुरू की myfuture.pk के नाम से। ये बुनियादी तौर पर बच्चों की एप्टीट्यूड टेस्टिंग करती है और एप्टीट्यूड टेस्टिंग के बाद ना सिर्फ ये उन्हें उनके बारे में बताती है, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी दिलचस्पियों के बारे में, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में, बल्कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज करते हैं और उसकी मदद से हम उन्हें प्लेस करते हैं सूटेबल डिग्रीज के अंदर। तो मुझे जुनैरा बताइए, कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपकी ये ऐप यूज कर चुके हैं और कर रहे हैं, और इसका इजी टू यूज वे क्या है? अब तक हम 10,000 बच्चों को सर्व कर चुके हैं पिछले एक साल में। इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कैरियर काउंसलिंग फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, और इसका सबसे आसान तरीका ये है कि या तो आप इसकी ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, या फिर आप वेबसाइट myfuture.pk पे चले जाएँ और वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करें और ये टेस्ट दे दें। तो हमने कोशिश की है कि हम वेबसाइट ऐसी बनाएं, इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकें, मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकें, वेब पे भी इस्तेमाल कर सकें, और जितना हम एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं उतनी हमने कोशिश की है कि उसकी। तो जुनैरा, क्या आपको लगता है कि ये वजह है कि बच्चे कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, या वो अपना जो सही पाथ है कि उन्होंने आगे क्या करना है वो चूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उनको वो करने नहीं दिया जाता, या करियर काउंसलिंग का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मकबूल नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता? देखिए, उसमें बहुत एक बड़ी वजह ये है कि हमारा जो एक सोसाइटी है, ये हमारा जो मुल्क है, वो हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हम बहुत कम कैरियर्स को जानते हैं और देख सकते हैं। तो हमें जो कैरियर एक सामने नजर आता है वो डॉक्टर का नजर आता है, इंजीनियर का नजर आता है, क्योंकि वो माँ बाप देख सकते हैं, वो देखते हैं उनके लोगों की माशरे में बड़ी इज्जत है, वो बड़े पैसे कमा सकते हैं। तो वो सब ये समझते हैं कि एक सोशल स्टेटस के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए यही दो कैरियर हैं जो कि अवेलेबल हैं, तो बच्चों को साइड पे फोर्स कर दिया जाता है। अच्छा, ये कोई नहीं सोचता कि कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा या अच्छा इंजीनियर बनेगा या नहीं, बस ये सोचा जाता है कि सोशल स्टेटस इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश की है कि हम बच्चों को एक तो ये बताएं कि और कैरियर ऑप्शंस क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मीडिया इंडस्ट्री में, तो मीडिया का एक कैरियर है, उसके अंदर आप किस तरफ जा सकते हैं, आप लिखने की तरफ जा सकते हैं, एंकर पर्सन बनने की तरफ जा सकते हैं, और क्या आपका एप्टीट्यूड उस साइड पे है या नहीं। अगर आपका एप्टीट्यूड किसी साइड पे है और आप वही वाला कैरियर परस्यू करते हैं तो चांसेस ये हैं कि आप ना सिर्फ उसमें तरक्की करेंगे बल्कि पैसे भी कमा लें। और हमारे यहाँ पे जुनैद बहुत ज़्यादा भेड़ चाल ये भी है कि अगर कोई डॉक्टर बन रहा है तो हम लोग भी उसी दौड़ में शुरू हो जाते हैं, इंजीनियरिंग बन कर रहा है तो उसमें शुरू हो जाते हैं, MBA का रवाज आ रहा है तो उसमें शुरू हो जाते हैं। तो अगर उसका एप्टीट्यूड ही नहीं होगा तो वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में जाकर अच्छा काम नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं माँ बाप को यही एक एडवाइस देती हूँ कि मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि एक ही बैच के अगर 30 बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो किसी को 80,000 की नौकरी मिलती है, किसी को 20,000 की मिलती है, किसी को मिलती ही नहीं है। तो एक डिग्री में जाना या एक कैरियर सेलेक्ट करना इस बात की गारंटी नहीं होता कि वहाँ पर आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे या स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस भेड़ चाल का हिस्सा बनने का कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप बच्चे को वो करने दें जिसमें वो अच्छा है। तो हमारा एक मोटो ये है और हम ये बहुत एम्फसाइज करते हैं कि कोई बच्चा नालायक नहीं होता, हर बच्चे का एक यूनिक टैलेंट है और एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज काउंसलर्स हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस यूनिक टैलेंट को आइडेंटिफाई करें
और बच्चे को उसके हिसाब से कैरियर में डालें। और अगर हम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी जो है वो इस पर तब्दीली आई। तो मुझे जुनैदा अपने बारे में कुछ बताइए कि आप जो करना चाहती थी, क्या आपने वो चूज किया, आप वो उसका इंतखाब कर पाई? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है मेरी स्टोरी पाकिस्तान के हर दूसरे बच्चे की तरह ही है कि जब मैट्रिक हम कर रहे थे तो मेरा साइंसेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। लेकिन हर दूसरे बच्चे की तरह हमें भी साइंस इसलिए सिलेक्ट कराई गई कि आगे स्कोप उसका होता है। तो चांसेस ये है कि अगर आपका कहीं मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन ना भी हुआ तो चले कोई बात नहीं, आर्ट्स की साइड पे चले जाएंगे तो साइंसेस पढ़े। तो रटे मार मार के हमने पढ़ तो ली, लेकिन दिल बिल्कुल खुश नहीं था। और फिर इसी कंफ्यूजन में अगले 4-5 साल भी गुजरे। फिर मैंने जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज किया, जो कि बिल्कुल एक बाय चांस एक चॉइस थी, तो दिस इज समथिंग आई एंजॉयड एंड आई लाइक्ड। और फिर मैंने उसी में अपना मास्टर्स और पीएचडी जो है वो उसी में की। लेकिन हर बच्चे को ये मौका नहीं मिलता। हर बच्चा जो है वो ना तो वो इस तरह के उसके फाइनेंशियल मौके उसके पास होते हैं और ना ही वो पेरेंट्स की तरफ से उसे अलाउ होता है कि वो स्विच कर सके। तो ज्यादातर लोग जो कैरियर सिलेक्ट करते हैं उसी में रह जाते हैं। अब होता ही है कि ओ लेवल्स में या मैट्रिक में बच्चे को साइंसेस सिर्फ इसलिए पढ़ा दी जाती है स्कोप के नाम पे, और वो जो 2 साल 4 साल वो आर्ट्स के सब्जेक्ट एक्सप्लोर करते गुजार सकता है आगे डिग्री अपनी सिलेक्ट करने के लिए, वो साइंसेस पढ़ते गुजार देता है। तो जब यूनिवर्सिटी डिग्री सिलेक्ट करने का टाइम आता है तो उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो इस ट्रेंड को, इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को। तो पेरेंट्स का कितना ज्यादा इसमें अहम रोल है, क्योंकि अगर बच्चे को ज्यादा पता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, और पेरेंट्स को ये समझने की कितनी ज्यादा जरूरत है कि वो अपने बच्चे के लिहाज से, उसकी कैपेबिलिटी के लिहाज से उसको वो चीज चूज करने के लिए दें जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स का रोल किसी भी सोसाइटी में, खासतौर पर हमारी सोसाइटी में, एक गाइडेंस रोल होना चाहिए। एक हुक्म वाला रोल, एक ऑर्डर वाला रोल नहीं होना चाहिए। हमारे अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट्स का काम हुक्म देना है और बच्चे का काम है उस हुक्म को बजा लाना। अगर पेरेंट्स एक गाइडेंस रोल में आ जाए जिसमें वो बच्चे को गाइड करें, उसको हेल्प करें कि वो आइडेंटिफाई कर सके उसका टैलेंट क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, तो वही बच्चा जो है वो बहुत तरक्की करेगा, बहुत पैसे भी कमा लेगा। और जो पेरेंट्स चाहते हैं फ्यूचर में सब चीजें आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए कुछ पेशेंस चाहिए, इसके लिए कुछ गाइडेंस का रोल चाहिए, कुछ बच्चों से दोस्ती होनी चाहिए। तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी स्ट्रगल करती है। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों के साथ इस लेवल का रिलेशनशिप रखते हैं कि उनकी हेल्प की तरफ रखते हैं रादर देन कि उनको हुक्म दें, मैं समझती हूँ कि उनके बच्चे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे बताइए जुनैरा कि हमारे अगर स्कूल्स की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज या तालीमी इदारों की बात की जाए, तो क्या वहाँ पर ऐसे करियर काउंसलिंग के सेंटर्स मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे जाके वहाँ पर उनसे रुजू कर सकें और उनसे बात कर सकें कि हम कौन सा इंतखाब कर सकते हैं, किस साइट पर जा सकते हैं? देखिए, उनकी तादाद काफी कम है। बहुत कम स्कूल्स हैं जो जेन्युइन कैरियर काउंसलिंग देते हैं। हमारा एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि कैरियर काउंसलिंग ये होती है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया जाए। तो बहुत से एलीट स्कूल्स आप देखेंगे वहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने बच्चे का किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में या टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया तो यू विल कॉल इट कैरियर काउंसलिंग। दैट इज नॉट कैरियर काउंसलिंग, इट इज पार्ट ऑफ कैरियर काउंसलिंग। उससे पहले आपको तो ये सोचना और डिसाइड करना है कि बच्चे का एप्टीट्यूड किधर है। अगर बच्चे का एप्टीट्यूड सोशल साइंसेज में, तो आप उसका सोशल साइंसेज की किसी डिग्री और यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएं। तो जो मिसकंसेप्शन है उसकी वजह से जो जेन्युइन काउंसलर्स हैं जिनका काम बच्चे को गाइड करना है, ये करना है कि वो आइडेंटिफाई करे उसके एप्टीट्यूड किधर है, वो बहुत कम है। तो एक तो उनकी कमी है। दूसरा, जो हमारा काम है वो एक ऑब्जेक्टिव कैरियर काउंसलिंग का है, एक एआई बेस्ड कैरियर काउंसलिंग का है। उसकी एब्सेंस भी है क्योंकि पाकिस्तान में लोकलाइज टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने बेसिकली उस गैप को कवर करने की कोशिश की है कि जब बच्चा एक काउंसलर के पास जाए तो उसके पास इंफॉर्मेशन हो काउंसलर के पास कि बच्चे की पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट और सब्जेक्ट एरियाज क्या है, देन दे कैन गाइड देम अकॉर्डिंगली। ठीक है, बस मुझे जाते जाते जुनैरा ये बता दीजिए कि अगर किसी ने आपसे राबता करना है तो वो किस तरह आपसे राबता कर सकते हैं? जी, हमारी वेबसाइट और ऐप है merafuture.pk के नाम से, उस पे आप आके हमारे से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई टाइमिंग्स या कुछ ऐसा है? जी, वी आर ऑनलाइन, वी आर 24 आवर्स। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर जुनैरा साकिब मौजूद थी और जो चेयरपर्सन थी myfuture.pk के हवाले से, और काउंसलिंग करती हैं बच्चों की कि वो क्या इंतखाब कर सकते हैं अपने फ्यूचर का, उसमें क्या कर सकते हैं, उस हवाले से वो लोग बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग का एक कॉन्सेप्ट इतना आम नहीं है, इसको नहीं समझा जाता कि करियर काउंसलिंग भी कोई चीज़ होती है, लेकिन ये भी एक चीज़ है। बच्चे को उसका हक देना चाहिए कि वो जो करना चाहता है वो करे। तो जनाब, आज का जो प्रोग्राम है उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज पर आप जाकर हमें बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पसंद आई हैं और कौन से टॉपिक्स हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो जनाब, आपने अपना बेहद ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।